हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप लोगों को सावन की सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से बहुत से स्टूडेंट आज क्या है सावन का सोमवार का व्रत रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फोर्थ सेमेस्टर MA फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस मानव विकास के पेपर कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर फोर्थ है, भारत में मानव अधिकार की मूलभूत बातें। और ये आपका क्या है, मॉडल पेपर 2 है स्टूडेंट। इसका एग्ज़ाम कब होने वाला? आप लोगों का 1 अगस्त 2024 को आप लोगों का इसका जो है एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आज भी मैं आप लोगों का क्लास जो है छत पे ही ले रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कि मिड डे मील कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन क्या है आपका 1956, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1958 और चौथा ऑप्शन है 1970। तो याद रखिए स्टूडेंट कि मिड डे मील जो है योजना जो है वो कब शुरू किया गया था भारत में? तो 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि मिड डे मील का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, मिड डे मील का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, मध्याह्न भोजन योजना, दूसरा ऑप्शन है मध्यपान, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मिड डे मील का जो है दूसरा नाम क्या है आपका स्टूडेंट? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मध्याह्न भोजन योजना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिड डे मील योजना भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? ठीक है, मिड डे मील योजना जो है भारत के किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, मद्रास, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपका जो है मिड डे मील योजना स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो मद्रास, यानी पहला ऑप्शन सही है स्टूडेंट। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यह बन सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मतलब देश में क्या है, जब द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद जो है कुपोषण, ठीक है, बच्चों में अल्प पोषण, कुपोषण और ये पाया जाने लगा स्टूडेंट। घर पे क्या था, मतलब सॉरी, उस समय क्या था, भारत जो है गरीबी रेखा से गुजर रहा था। तो उस समय क्या हुआ, उसमें यह मतलब लाया गया कि नहीं, जो बच्चों को है अगर कुपोषण से बचाना है तो उनको पोषण आहार देना जरूरी है। तो इसलिए क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल में जो है बच्चों को मिड डे मील जो है स्टार्ट किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है, प्राइमरी स्कूली बच्चों की शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन जूनियर शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है आपका हाई स्कूल की शिक्षा से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो मिड डे मील योजना जो है कहाँ पर चलाई जाती है? तो प्राइमरी स्कूल बच्चों की शिक्षा जहाँ दी जाती है वहाँ पे क्या है, मिड डे मील चलाया जाता है। मिड डे मील का मतलब क्या हुआ कि दोपहर के बाद का जो है भोजन थोड़ा सा अल्पाहार के रूप में जो है दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रंच स्कीम किन के लिए है? तो पहला ऑप्शन क्या है, कामकाजी माताओं के लिए, दूसरा ऑप्शन है कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए, तीसरा ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम योजना जो है किन के लिए है? तो कामकाजी महिलाओं के बच्चों को जो है देख रेख जो किया जाता है ना स्टूडेंट, उनके लिए। तो यहाँ पर क्या, कामकाजी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए। और 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, कामकाजी महिलाओं के जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी देख रेख के लिए क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच स्कीम जो है चलाया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। अगर मान के चलिए आपके प्रश्न में यहाँ पर क्या ये ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक है, और आपका ये ऑप्शन भी नहीं दिया है, वहाँ पर क्या कर दे, वहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाए कोई और ऑप्शन, तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि कामकाजी माताओं के लिए, कामकाजी माता के बच्चों के देख रेख के लिए जो है आपका क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रच स्कीम जो है चलाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राजीव गांधी, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर, हाँ,
देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न आपका कि राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम की अवधि कितने घंटे की है। पहला ऑप्शन क्या है 3 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 8 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 10 घंटा और चौथा ऑप्शन है आपका 12 घंटे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम की जो योजना है वो क्या है 8 घंटा है। और इस 8 घंटे में जो राजीव गांधी राष्ट्रीय स्कीम जो चलाई गई स्टूडेंट, उसमें क्या मतलब बच्चों से संबंधित है, तो इसमें क्या क्या किया जाता है। तो याद रखिएगा उनको क्या है पोषण आहार देना, ठीक है। इसमें इस स्कीम के तहत क्या होता है उन बच्चों को पोषण आहार देते हैं, उन बच्चों का क्या है संरक्षण किया जाता है यानी सुरक्षा, ठीक है। प्रशिक्षण भी उन बच्चों को दिया जाता है, प्रशिक्षण देना, ठीक है। और क्या है आपका मतलब उनकी देख रेख करना, ठीक है। तो ये सब क्या सब आपके राजीव गांधी राष्ट्रीय स्क्रैच स्कीम के में आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए अब ये प्रश्न आ गया कि राजीव गांधी क्रैच स्कीम में बालकों को सुविधाएं दी जाती हैं। तो क्या है पूरक आहार, ठीक है। पूरक आहार यानी पोषण आहार, फिर क्या प्रतिरक्षण, ठीक है। प्रतिरक्षण यानी उनको रक्षा करना, फिर क्या है आपका उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर जो है आपका क्या है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूरक पोषाहार और प्रतिरक्षण जो है इसमें किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शिशु गृह स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है 1 जनवरी 2017, दूसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2018, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2019। तो याद रखिएगा कि शिशु गृह स्कीम की जो शुरुआत कब की गई थी स्टूडेंट, तो 1 जनवरी 2017 को जो है शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। ICDS का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं, दूसरा है समेकित बाल विकास योजना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या मिसिंग करेंगे, उपरोक्त दोनों पर फट से लगाकर खाली हो जाएंगे, जबकि ये आपको गलती नहीं करनी है। आप याद रखिएगा कि ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका समेकित बाल विकास सेवाएं होता है। क्या होता है स्टूडेंट, समेकित बाल विकास सेवाएं होता है। और देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ICDS बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या है समेकित बाल क्या है आपका, देखिए समेकित बाल विकास सेवाएं, क्या है समेकित बाल विकास सेवाएं। देखिए यहाँ पर सर्विस है ना, तो योजना तो हो नहीं सकती। अगर यहीं पे स्कीम रहता, यहाँ पे क्या हो जाता, अगर आपका स्कीम रहता तो आपका क्या हो जाता योजना हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या सर्विस है यानी सेवाएं जो है प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा प्रदान की जाती है यानी किससे प्रदान की जाती है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि समेकित बाल सेवा प्रदान की जाती है, या क्वेश्चन में रहता आपका इसका शॉर्ट फॉर्म दे देता ICDS जो है ICDS सेवा जो है प्रदान की जाती है। तो किसको प्रदान करते हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी क्या हो जाएगी गर्भवती माता को, ठीक है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। जो ICDS के तहत क्या है आपकी गर्भवती माता भी आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को की भी देख रेख की जाती है, और स्तनपान जो कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको भी जो है इस ICDS के तहत जो है सेवाएं जो है प्रदान की जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत सुविधा दी जाती है यानी ICDS के तहत क्या है कौन सी सुविधा मिलती है, ICDS के तहत जो है कौन सी सुविधा जो है जनता को मिलती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है माताओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ठीक है। माताओं को क्या करते हैं उसमें हेल्थ से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो उनको दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पोषण एवं शैक्षणिक जानकारी यानी पोषण के बारे में न्यूट्रिशन के बारे में, और उनको जैसे न्यूट्रिशन के बारे में हम कैसे शिक्षा दे सकते हैं ये दिया जाता है। फिर क्या उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि जो आपका क्या है उपरोक्त दोनों वाली जो है सही हो जाएगा कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और पोषण और शैक्षणिक जानकारी दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ICDS की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ICDS की शुरुआत कब हुई थी, ICDS
आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट? देखिए आप लोगों को ये सब जितनी भी ये जो योजना चल रही है ना, ये सब क्या है आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है और बहुत से बच्चों को क्या है ये क्वेश्चन याद भी होगा स्टूडेंट। अब क्या है, एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मतलब इसमें जो चौथा पेपर का जो सेकेंड यूनिट है ना स्टूडेंट, किस यूनिट की बात हम कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट में जो है आप लोगों का जो है मतलब यही सब जो है बाल बच्चों की योजनाओं, महिलाओं के लिए कौन कौन सी जो है नेशनल पॉलिसीज है, ये सब आप लोगों का जो है सेकेंड यूनिट में है। तो इसलिए हमने क्या है इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को फ्रेम कर दिया, ताकि अगर इससे भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों को मतलब ज़रा से भी परेशानी ना हो कि अरे मैम ने तो सिर्फ मानवाधिकार के बारे में दिया और मतलब जो है उसके तहत जो है मतलब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कौन कौन सी जो है योजनाएं चलाएंगी इसके बारे में नहीं बताया। तो इसलिए बस यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन जैसे हैं, हमको जैसे जैसे समय मिल रहा है और जैसे जैसे मेरे पास मैटर अवेलेबल हो रहा है स्टूडेंट, आपको उस तरह से जो है क्वेश्चन हम अवेलेबल कर रहे हैं। तो आप बस कहीं इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि इसकी मार्केट में ना तो कोई बुक है ना ही कोई सीरीज़ है। आप सिर्फ चैनल का सहारा लेकर अपनी तैयारी को बेहतर करिए और बातों को भी ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन को सिर्फ रटिए मत कि आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई। पता चला ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, सिमिलरिटी ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए शब्दों को भी समझिए। अब ये गलती जो 3 पेपर में जो आप लोगों ने गलती की, अब ये चौथे पेपर में गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर आपका 1975, 3 अक्टूबर 1975, 10 अक्टूबर 1975 और 10 अक्टूबर 1976। तो याद रखिएगा कि आईसीडीएस की शुरुआत जो कब हुई थी स्टूडेंट, तो आपका जो है 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आईसीडीएस के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, आईसीडीएस के जो है क्या उद्देश्य हैं, क्यों आईसीडीएस आया, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो देखिए जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए जैसे चैनल पर सारे मैटर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है ना कि बच्चों तक चैनल के सारे मैटर पहुँचे और बच्चे क्या हो, आप लोग क्या हो, अच्छे नंबर से और अच्छे ग्रेड से पास हो। अभी मेरा तो सिर्फ यही उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य का तो उसी तरह से आईसीडीएस का क्या उद्देश्य था वो बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण में सुधार लाना। ठीक है, क्या गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं की स्थिति में सुधार लाना। फिर क्या है आपका बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण को कम करना। ठीक है, बच्चों का संपूर्ण विकास करना। फिर क्या है आपका पूरक आहार की व्यवस्था करना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा कि उद्देश्य जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके 101% जो है बनने ही बनने हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, एक बच्ची ने मैसेज किया है कि मैम मतलब एमए के बाद जो है जीआरएफ या की तैयारी जो है, क्या है जीआरएफ का एग्ज़ाम डायरेक्ट दिया जाता है। तो बिल्कुल बेटा आपको क्या करना है, पहले आपको जो है नेट, देखिए स्टूडेंट आपका 2 मतलब होता है कंपटीशन, एक होता है नेट और ये होता है आपका जेआरएफ होता है। ठीक है, जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को आया था कि जेआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जेआरएफ का फुल फॉर्म। और नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये भी आपका क्या है, नेट जो होता है वो भी आपका क्या है, भारत के लेवल पर होने वाला कंपटीशन है। ठीक है, भारत पर लेवल पे होने वाला कंपटीशन है। तो याद रखिएगा कि नेट और जेआरएफ जो होता है, आप एमए के बाद जो है आपका कम से कम पीजी में जो है 55% रहना चाहिए। ठीक है, 55% क्या है, ये ओबीसी पीजी में आपके मार्कशीट पर होना चाहिए, जिससे क्या है आप नेट और जीआरएफ के लिए जो है फॉर्म भरने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे स्टूडेंट। तो आप लोगों का जैसे दिसंबर, देखिए स्टूडेंट क्या है आपका जून। ठीक है, एक एग्ज़ाम आपका जून और दूसरा एग्ज़ाम क्या होता है आपका दिसंबर में होता है। तो यानी साल में 2 बार जो है आपका ये नेट का एग्ज़ाम होता है। नेट या जीआरएफ का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है, जून के महीने में और दिसंबर के महीने में। और इसका फॉर्म जो है आपका जैसे ये फॉर्म जो है मतलब शुरुआत में मार्च के महीने में आता है, दिसंबर का फॉर्म जो है आपका अक्टूबर में आता है। तो याद रखिएगा पहले आप क्या है मतलब आप पीजी जैसे क्लियर हो जाएंगे या एपियरिंग में भी आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीजी पोस्ट मतलब एमए या पीजी के कंप्लीट होने के बाद ही आप नेट या जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या है एपियरिंग में भी आप जो है मतलब नेट का फॉर्म डाल सकते हैं, जीआरएफ का फॉर्म डाल सकते हैं। दोनों का फॉर्म जो होता है वो एक ही होता है स्टूडेंट, कॉलम उसमें 2 बने होते हैं। ठीक है, फॉर्म जो है, मेरी बात भी ध्यान से आप सुनिएगा कि नेट या जीआरएफ के लिए फॉर्म अलग अलग नहीं आते, फॉर्म एक ही होता है, उसमें कॉलम 2 बने होते हैं। एक पहला कॉलम में
रहता है ओनली नेट, दूसरा कॉलम में रहता है कि नेट एंड जीआरएफ बोथ। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, नेट एंड जीआरएफ बोथ पे आप लोग की तैयारी अच्छी हो गई है तो आप नेट और जीआरएफ बोथ पे लगाइएगा। तैयारी हमेशा जो है जीआरएफ का आप लोग करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि जब हम हायर लेवल की तैयारी करते हैं तो लोअर लेवल की क्या होती है अपने आप ही जो है निकल जाता है। तो हमारी तैयारी जो है क्या हायर लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, यानी जीआरएफ की हम तैयारी करेंगे तो हमारा नेट और जीआरएफ क्या होगा, दोनों आसानी से निकल जाएगा। अगर सिर्फ हम खाली नेट की अगर नेट की तैयारी के पर्पज से अगर काम करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा नेट भी नहीं निकलता, जीआरएफ की तो बात ही छोड़ दी। तो हमेशा क्या है आपको जीआरएफ सिलेबस दोनों का स्टूडेंट याद रखिएगा कि सेम रहता है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं रहता है कि नहीं नेट के लिए जो है कम पढ़ना है और जीआरएफ के लिए क्या है अधिक पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सिलेबस जो है आप लोगों का जो है एक ही होगा। इसमें क्या है आपके दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर जो है आपका मतलब जो है सामान्य ज्ञान से रहता है और सेकेंड पेपर जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि फर्स्ट पेपर जो है आपका क्या है सामान्य ज्ञान से रहेगा और सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का क्या होता है सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, यानी गृह विज्ञान के सब्जेक्ट यानी पांचों ब्रांच से होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। सिर्फ एक ब्रांच यानी जो आप सीडी पढ़े सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको पांचों ब्रांच पर इसका जो है कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो है जनरल पेपर है, ये सभी के लिए जो है सामान्य होता है, चाहे वो हिंदी पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहा हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, चाहे होम साइंस पढ़ रहा हो, कोई भी विषय से वो एमए किया है और वो नेट की तैयारी कर रही है, फर्स्ट पेपर क्या होगा सबके लिए जो है सामान्य होता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड पेपर जो होता है आपका क्या है सब्जेक्ट से होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेट और जीआरएफ के लिए क्या आप डायरेक्ट जो है एलिजिबल हैं, फॉर्म भरेंगे तभी आप एग्ज़ाम देंगे, ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्म भरे जो है आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे देंगे, ऐसा नहीं। पहले क्या फॉर्म भरने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे देंगे। ओके, आपके आशा करती हूँ आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नेट और जीआरएफ की जो परीक्षा आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप क्या होंगे पीएचडी के लिए जैसे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और क्या है नेट और जीआरएफ को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिनका जो है मतलब नेट या जीआरएफ निकल जाता है अगर उनको पीएचडी करना है तो उनको सुपरवाइजर जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत मतलब मान कर चलिए। और कहीं अब आप हायर की तैयारी कर रहे हैं तो नेट से क्या है आपका 5% की जो छूट मिल जाती है और नेट और पीएचडी अगर दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है नेट प्लस पीएचडी प्लस नेट अगर आपका दोनों है तो आप क्या है आप सीधे सीधे 35 नंबर आप जो है आगे हैं हर बच्चे से। क्या है आप 35 नंबर, 30 नंबर जो है आपका पीएचडी का जुड़ता है और 5 नंबर क्या है आपका नेट का जुड़ता है। तो आप 35 नंबर ऐसे ही स्कोर कर लिए और जो है पेपर रिटन पेपर अगर आप क्वालिफाई हैं अच्छा उसमें भी अगर मान कर चलिए आपका 90 नंबर आपका सही है, क्योंकि जो नेट में क्या है होम साइंस नेट में जो है आप नेट या जीआरएफ की अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे क्या है आपका माइनस मार्किंग है स्टूडेंट। तो अगर मान के चलिए आपने 90 क्वेश्चन सही किया और प्लस इधर से आप लोगों आपके पास क्या 35 नंबर पहले से अवेलेबल है तो आप क्या है उन बच्चों से जो है 35 कदम जो है आप आगे हैं। आई होप ये सब जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्योंकि देखिए अब क्या है अब आप लोगों को स्थिर नहीं बैठना है। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, या तो आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी करिए या तो फिर बीएड करिए या बीटीसी करिए, ताकि आप लोग क्या है एक अच्छी सी जॉब पा सके। ठीक है, और एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है आईसीडीएस की सेवाएं किन क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व शाला शिक्षण, चौथा ऑप्शन है कल्याण, पांचवा है मन बहलाव और छठवां है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका जो है आईसीडीएस जो है वो क्या उपरोक्त सभी से जुड़ा हुआ है, यानी स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, पोषण से भी जुड़ा है, पूर्व शाला शिक्षण से भी है, कल्याण से भी है और मन बहलाव से भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समेकित, एक मिनट इस प्रश्न को छोटा कर दे रहे हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, आईसीडीएस सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन सी जो है सेवाएं जो है उपलब्ध है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका सहायक पोषाहार, दूसरा क्या है पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तीसरा है रोग निरोधन, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण स्टूडेंट, फिर पांचवा क्या है आपका
विशेषज्ञ सुविधाएं, फिर क्या शाला पूर्व शिक्षा उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष जो है आपके ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे स्टूडेंट। विशेषज्ञ सुविधाओं का मतलब क्या है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो डॉक्टर को दिखा रही है, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर वो क्या है, प्रेगनेंसी के विशेषज्ञ है ना, तो यही मतलब होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आईसीडीएस के कार्य हैं। आईसीडीएस के क्या क्या कार्य है, तो पहला ऑप्शन क्या है, टीकाकरण, दूसरा ऑप्शन है पूरक आहार, तीसरा ऑप्शन है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पांचवा ऑप्शन है प्रशिक्षण, छठा ऑप्शन है क्या, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों में पाई जाने वाली 6 बीमारियां कौन कौन सी है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है कि बच्चों में पाई जाने वाली जो है बीमारियों की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा कि 6 बीमारियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो देखिए ये एक जगह हमने लिख दिया, टिटनेस है, कुकुर खांसी है, पोलियो है, खसरा है, डिप्थीरिया है और क्षय रोग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि संरचना के अनुसार आईसीडीएस में कितने स्तर के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे जो मतलब बनाया गया है प्लेटफॉर्म, तो उसके अनुसार जो है आईसीडीएस में कितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं, या आईसीडीएस में जो है कार्य करने का स्तर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, बाल विकास परियोजना अधिकारी होता है, मुख्य सेविका होती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपको यहाँ सिर्फ आपको दे दे कि आंगनवाड़ी जो है कार्यकर्ता जो है किसके अंतर्गत कार्य करती है। ठीक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है किसके अंतर्गत कार्य करती है, या आशा जो है किसके, जैसे हमारे हर गाँव में क्या है, आशा पाई जाती है, आशा का वैकेंसी निकलता है, नियुक्ति होती है, तो जो आशा है वो किस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा कि जो आशा है वो आपकी क्या है, आईसीडीएस के अंतर्गत काम करती हैं। जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो किसके अंतर्गत काम करती, तो वो भी आपके जो है आईसीडीएस के अंतर्गत काम करती हैं। जो आपके आंगनवाड़ी की जो सुपरवाइजर है वो किसके अंतर्गत काम करती स्टूडेंट, तो वो भी क्या है, आपके जो है मतलब आईसीडीएस के अंतर्गत कार्य करती। याद रखिएगा कि यहाँ से क्या है 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हमने आप लोगों को यहाँ पे एक जगह जो है दे दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन क्या है, सितंबर 1982, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 1982, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 1982 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या बताएंगे स्टूडेंट, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो सितंबर 1982 ईस्वी को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय महिला शिशु विकास कार्यक्रम को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्राम सेविका, दूसरा ऑप्शन क्या है, ड्वेकरा, तीसरा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या है यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ग्राम सेविका के नाम से भी जानते हैं और क्या है, ड्वेकरा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ग्राम सेविका कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्राम सेविका कार्यक्रम का उद्देश्य है, ग्राम सेविका को दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो ड्वेकरा है। क्या है, ड्वेकरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राम सेविका कार्यक्रम का उद्देश्य है, ग्राम सेविका कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। दूसरा क्या है, उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने हेतु साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, तीसरा क्या है, महिलाओं की पारिवारिक आय में वृद्धि करना। चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, कि जो है ग्राम सेविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी गरीब परिवार हैं
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनको, उन महिलाओं को क्या है, कोई कुटीर उद्योग के ज़रिए जो है उनको जीविकापार्जन में मदद कराना, ठीक है। स्वरोज़गार यानी अपना रोज़गार वो कैसे खोल सके, इसके बारे में जो है साधन उपलब्ध कराना। फिर क्या, महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक इनकी में, जब महिलाएँ कमाएँगी तभी तो क्या होगा, उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है मतलब अच्छा होगा ना स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट। तो सब लोग जानते होंगे, एकदम रट्टा मार चुके होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आपका 2001 में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, स्वर्ण जयंती, देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 1 अप्रैल 1999, 2 अप्रैल 1990, 3 4 अप्रैल 1998, 5 अप्रैल 1999। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि SHG का फुल फॉर्म क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्थ ग्रोथ है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि SHG का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका सेल्फ, ठीक है, सेल्फ HE, सेल्फ हेल्प क्या है, ग्रुप है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका मतलब SHG का फुल फॉर्म होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी अपना मतलब मदद जो है, अपने समूह का मदद करना एक तरह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अंतिम बार किस सन में तैयार की गई थी, ठीक है। यानी पहले मतलब अंतिम बार जो है किस सन में जो है इसको तैयार किया गया था, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, 1983, 1984, 1985, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है अंतिम बार जो है कब तैयार किया गया था स्टूडेंट, तो 1983 ईस्वी में, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, 10 अक्टूबर 2006, 11 अक्टूबर 2006, 12 अक्टूबर 2006, 12 दिसंबर 2006। स्टूडेंट याद रखिएगा कि 10 अक्टूबर 2006 को क्या है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को जो है लागू किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम जो है कब बना। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम कब बना। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, 1956, 1957, 1958, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि हिंदू दत्तक जो है और भरण पोषण अधिनियम जो है कब बना स्टूडेंट, आपका 1956 ईस्वी में बना। इस हिंदू दत्तक का मतलब क्या है कि जो है बच्चों को जो गोद जो माता जो व्यक्ति माता पिता नहीं बन सकते थे, तो वो क्या है, इस अधिनियम के तहत जो है बच्चों को गोद लेकर उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी क्या है, उन माता पिता की हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ये अधिनियम बनाने के पीछे क्या कारण था स्टूडेंट, तो बहुत से माता पिता ऐसे होते थे, गोद लेने के बाद क्या है उनके अपनी खुद की औलाद हो जाती थी, तो जो गोद लिए बच्चे होते थे उनको उनका जैसे वो तिरस्कार करने लगते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, इस मतलब अधिनियम को लाया गया कि नहीं, आपने अगर उस बच्चे को गोद लिया है तो उसकी जो है पूरी जिम्मेदारी आपकी है। वो आधे का जो है मतलब स्टूडेंट, ठीक है, क्या है, आधे का जो है वो मालिक बनेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ भी मतलब उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी और जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका क्या है, वो बच्चा जो है मालिक बनेगा। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, 12 अगस्त 1953, 15 अगस्त 1953, 14 अगस्त 1953, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा केंद्रीय समाज बोर्ड कल्याण की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, 12 अगस्त 1953 को हुई थी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आने की संभावना हो रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि CSWB का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड, तीसरा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या मतलब होता है, CSWB को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल सोशल वर्ल्ड
वेलफेयर बोर्ड कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना अभी हमने आपको बताया कि 12 अगस्त 1953 में हुई थी। और देखिए इसी को मतलब हिंदी में CSWB को हम क्या कहते हैं? तो केंद्रीय, इसका हिंदी नाम क्या है आपका? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है। ठीक है, CSWB यानी सेंट्रल सोसाइटी वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इसको हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए आई गया CSWB को हम क्या कहते हैं? तो जो है आपका क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका जो है CSWB का कार्यक्रम है, यानी इसके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? अल्पावास गृह। दूसरा ऑप्शन क्या है? परिवार परामर्श केंद्र। तीसरा ऑप्शन क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। चौथा ऑप्शन क्या है? जागरूकता विकास कार्यक्रम। पांचवा क्या है आपका? महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम। और छठा क्या है? अनुभव योजना। और सातवां क्या है? उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या है? उपरोक्त सभी जो है इसके अंतर्गत कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मानव 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 अधिकार एवं मानव गरिमा। ठीक है, मानव अधिकार एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य संबंध है। कैसा संबंध होता है? मानव अधिकार और मानव गरिमा के बीच में जो कैसा संबंध पाया जाता है? तो अपूर्ण। दूसरा है ज़्यादा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका स्टूडेंट घनिष्ठ। ठीक है, घनिष्ठ, सामान्य और बराबर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या है? मानव अधिकार और या मानव अधिकार या मानवा अधिकार और मानव गरिमा के बीच क्या है? आपका घनिष्ठ संबंध पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकारों का संबंध जीवन जीने के किन स्थितियों से संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है? मानव की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है मानव अधिकारों में समानता। तीसरा ऑप्शन है गरिमा। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी। देखिए स्टूडेंट ये आपका क्या है? पहले भी हम इसके पहले भी ये सारे क्वेश्चन जो है मानव अधिकार से दे दिए थे। तो आज उसी का क्या एक क्विक रिवीजन हम आप लोगों को लगा दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों का क्या हो? एक रिवीजन हो जाए। और याद रखिएगा इसमें कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स है स्टूडेंट, इसी में अभी आप लोगों के वो सारे जो है डाउट्स जो है मानव अधिकार से संबंधित आप लोगों को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पल्स पोलियो अभियान भारत में कब आया? ठीक है, पल्स पोलियो अभियान यानी पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है, पोलियो की जो खुराक पिलाई जाती है, तो वो किस वर्ष जो है शुरू किया गया स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है आपका? 1995-96। दूसरा ऑप्शन 1997-98। तीसरा ऑप्शन 1999। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो पल्स पोलियो जो है आपका कब अभियान ये चला स्टूडेंट? तो 1995-96 में चला था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी पहली बार जो है मानव अधिकार का जो है प्रयोग जो है किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? रूजवेल्ट। दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका जो है सेकेंड लेक्चर या जो है ये थर्ड लेक्चर में ये क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट आप लोगों को दिया है, उसी से ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोगों को मानव अधिकार से जितने भी वो क्वेश्चन है सब अभी क्लास 2 या क्लास 3 वाले में जो है आप लोगों का लेक्चर 3 या लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों का है। ठीक है, तो उसी से हमने वो सारे क्वेश्चन अभी लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको भी हम आज की क्लास नहीं, आज की क्लास तो ये हो ही गई, कल की क्लास में जो है उससे भी कुछ क्वेश्चन लेकर आप लोगों का एक रिवीजन करा देंगे। और कुछ नए क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किसने किया था स्टूडेंट? याद रखिएगा कि रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रूजवेल्ट ने मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? ठीक है, पहली बार तो किया, लेकिन सन कौन सा ये आपका क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 12 जनवरी 1942। दूसरा ऑप्शन है 16 जनवरी 1941। तीसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1974। तो इसमें याद रखिएगा कि 16 जनवरी 1941 में क्या है? रूजवेल्ट ने जो है मानव अधिकार शब्द का जो है प्रयोग किया था। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मानव अधिकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, मानव अधिकार की क्या विशेषताएं होती है? पहला ऑप्शन क्या है? व्यवहारिकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? सर्वोच्चता। तीसरा ऑप्शन क्या है? सार्वभौमिकता। चौथा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगतता। और पांचवा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तीसरी याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार के तहत क्या होता है? व्यक्ति का जो है व्यवहार भी होना चाहिए, वो मतलब किसी भी कार्य को कितने जो उसका व्यक्तित्व वो सर्वोच्चता की तरह होना चाहिए, मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए। सार्वभौमिकता यानी मानव अधिकार जो है वो क्या है आपका? मतलब सभी जगह। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है? सभी सभी जगह होना चाहिए। और सभी जगह कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? समान होना चाहिए सभी जगह। और क्या है? समान होता है। ठीक है, सभी जगह क्या है? और समान होता है, यानी एक बराबर होता है, उसमें कोई क्या भेदभाव नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल भी आपके मानव अधिकार, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिविल एवं राजनीतिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, सिविल एवं राजनीतिक अधिकार में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है? प्राण। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्वतंत्रता एवं व्यक्तियों की सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन क्या है? निजता का अधिकार। चौथा ऑप्शन है संपत्ति रखने का अधिकार। पांचवा क्या? उत्पीड़न से स्वतंत्रता। छठा क्या? उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये सभी। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो पहला या दूसरे लेक्चर में हमने आप लोगों को मानव अधिकार, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैम आपने मानव अधिकार को जो है दो भागों में बताया, दो प्रकार बताया, सॉरी दो भाग नहीं दो प्रकार बताया। तो याद रखिएगा कि जो आपका यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल जो है मतलब मानवाधिकार की जो घोषणा की गई थी, यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सार्वजनिक, मतलब पूरे मतलब देशों में सब जगह क्या है मानव अधिकार जो है कितने तरह का है, उनको मतलब कितने तरह में कितने प्रकार बताया गया है यूनिवर्सल घोषणा में, यानी सार्वभौमिक घोषणा में जो है मानव अधिकार के कितने प्रकार बताए गए? तो आपके दो प्रकार बताए गए स्टूडेंट। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था वो आपका जो है मतलब यूनिवर्सल पर है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पे है, सार्वभौमिक घोषणा पर है, के आधार पर जो है मानव अधिकार जो है कितने मतलब पाया गया, कितने प्रकार का? तो दो प्रकार का। ठीक है, तो दो प्रकार में क्या था? पहला क्या था आपका? सिविल एवं राजनीतिक अधिकार था। और दूसरे में क्या है? दूसरा अधिकार हमने क्या बताया था? आर्थिक बताया था, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता के आधार पर जो है मानव अधिकार जो है क्या है? दो तरह का होता है। लेकिन आपके भारत में, ठीक है, याद रखिएगा कि हम भारत की जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है? मानव अधिकार की संख्या कितनी हो जाती है? तो 5 हो जाती है। तो जो पहला जो दूसरा लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन बनाया कि मानव अधिकार के प्रकार है दो है, तो वो क्या है आपका? यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता घोषणा के आधार पर हमने जो वहाँ पर दो बताया था। लेकिन अगर भारत में पूछता है तो अभी हम क्या है भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो भारत में जो है मानव अधिकार की जो संख्या है, मानव अधिकार के प्रकार कितने हैं? तो वो 5 हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अभी अभी ये क्वेश्चन जो है आपका सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल पर हमने आधारित किया। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अगला प्रश्न है आपका कि उत्पीड़न से स्वतंत्रता मानव अधिकार के किस अधिकार में शामिल है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन क्या है? आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तीसरा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो उत्पीड़न से स्वतंत्रता मानव अधिकार के किस अधिकार में शामिल है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा आपका? सिविल और राजनीतिक जो है अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में शामिल है। अभी देखिए ये सब आपका हम यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता वाले पर चल रहा है स्टूडेंट। अभी फिर भारत में क्या है वो उसको भी बताएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी इसको हम अलग अलग करके कि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, नागरिक और राजनीतिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये भी अभी आपको बताइए। ये सब अभी 3-4 क्वेश्चन क्या है आपका यूनिवर्सल पर चल रहा है यानी सार्वभौमिकता घोषणा पर चल रहा है, क्योंकि आपका जो चौथा यूनिट है स्टूडेंट ना तो उसमें दिया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, तो वो क्या है आपका सार्वभौमिकता के आधार पर जो है मानव अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बार बार आपको बता रहे हैं आपको कि दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला क्या है आपका सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। दूसरा क्या है आपका आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये क्या है? ये दोनों आपका सार्वभौमिकता यानी 4th यूनिट से आपका ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, और अभी क्या है अभी आप लोगों को भारत वाला भी हम आप लोगों को अभी करा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार में शामिल है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? काम का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका? यही सब प्रॉब्लम है पीडीएफ में। ओ शिट,
एक मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था? पल्स पोलियो ये सब बीत ही गया था। मानो, हाँ ये भी हो गया था। निजता, ये भी हो गया था। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये भी हो गया था। और हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 बचा था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका काम का अधिकार, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। और क्या है इसके अंतर्गत आप लोगों का, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वस्त्र, भोजन तथा आवास प्राप्त करने का अधिकार। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोत हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के क्या क्या स्रोत हैं? पहला ऑप्शन क्या है, संधियां। दूसरा ऑप्शन है रूढ़ि। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक निर्णय तथा शासकीय अभिलेख। चौथा ऑप्शन है क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट क्या पूछ रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधि के स्रोत है। तो याद रखिएगा ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार के लक्षण है। तो क्या है, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह पाया जाता है, ये भी बात 100% सही है। फिर क्या, दो तरफा क्रिया, ये भी बात सही है। गतिशील की अवधारणा भी पाई जाती है इसमें। क्या, रक्षा हेतु क्या है, हम समय समय पे क्या होता है, आंदोलन भी चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए वही प्रश्न आपका आ गया कि सार्वभौमिकता घोषणा के आधार पर मानव अधिकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के क्या है, सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सॉरी प्रश्न नहीं, अब देखिए यहाँ पर सार्वभौमिकता के आधार पर क्या है, आपकी ये दोनों प्रकार जो है एक जगह हमने लिख दिया कि आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि नागरिक या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिविल राजनीतिक अधिकार, दूसरा क्या, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ये क्या, ये सब आपका जो है सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर अब आपके भारत के मानव अधिकार से आया क्वेश्चन। देखिए वहाँ पे क्या, सार्वभौमिक शब्द जरूर जुड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सार्वभौमिक शब्द अगर जोड़ देगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का। अगर मान लीजिए सिंपल दे के अगर आपके ऑप्शन में दे देता है कि मानवाधिकार के प्रकार हैं। ठीक है, यही इसी क्वेश्चन को जैसे सार्वभौमिक घोषणा पर न देकर क्या कर देगा, सिर्फ इसको आपको दे देगा कि मानव अधिकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ऑप्शन में मान लीजिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4 और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बना रहे कि मानव अधिकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको सिर्फ ऐसे दे दे और ऑप्शन क्या है इसमें, मान लीजिए 5 शब्द नहीं दिया, क्या 2 दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 5 तो नहीं दिया ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम 2 पर जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऑप्शन में जो है आपका अगर यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनता है कि मानव अधिकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन में आपके 5 नहीं है, तब क्या आप बताएंगे कि हमारा 2 तरह का, यानी तब वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन क्या पूछा, तब वो आपका एग्जामिनर जो है आपका सार्वभौमिकता घोषणा के आधार पर वो क्वेश्चन किया है, तब आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस चीज को, कंफ्यूज मत होइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका कि मानवाधिकार के प्रकार। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया है और 5 दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मानवाधिकार यानी भारत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है 5 दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है आपके ऑप्शन में 5 दिया है, 2 भी दिया है, 5 भी दिया है, तब हम क्या करेंगे 5 पे जाएंगे। अगर ये 5 ऑप्शन नहीं रहता तब हमारा क्या होता है, 2 होता है। मेरी बातों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार के कौन कौन से प्रकार हैं, मानव अधिकार के कौन कौन से प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या है, अब देखिए उन्हीं को क्या किया, जो आपका सार्वभौमिक घोषणा में जो था वो 2 था, अब दोनों को ही क्या किया, यहाँ पर अलग अलग बांट दिया है। सब देश क्या है अपने अपने अनुसार जो है मानव अधिकार को लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका सिविल अधिकार यानी नागरिक अधिकार, दूसरा क्या है राजनीतिक अधिकार, तीसरा क्या है आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए वही दोनों को क्या किया, अलग अलग बातें, पहले जो सार्वभौमिक घोषणा में क्या था, ये दोनों को मिला के एक माना गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, ये तीनों को मिला के एक माना गया। तो अब यहाँ पे क्या है, भारत में जो है इन सबको क्या कर दिया गया, अलग अलग करके जो है मतलब बनाया गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए सबको हम अलग अलग एक बार दिखा दे कि नागरिक अधिकार के जो है कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आपका सांस्कृतिक अधिकार के कितने प्रकार है, सामाजिक अधिकार के कितने प्रकार, ये सब आप लोगों को अब अलग अलग हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका कि नागरिक या सिविल अधिकार के प्रकार है। पहला ऑप्शन क्या है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, ये भी बात सही है। यातना के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध क्या है, उसको अधिकार मिला है, ये भी बात सही है। कि दासता के विरुद्ध अधिकार। दासता का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद भी क्या करते थे, जो मतलब बड़े बड़े मान लीजिए ठाकुर पंडित जो होते थे, वो क्या करते थे, अपने यहाँ जो है दास रखते थे। तो ये क्या है आपका दासता के विरुद्ध अधिकार, मतलब कोई क्या है आपका जो उसको भी अधिकार दिया गया कि आप क्या है, आप किसी के दास या गुलाम नहीं रहेंगे, आप अपनी स्वतंत्रता से जो है जीवन जी सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका स्वतंत्रता और सुरक्षा के विरुद्ध अधिकार, ये भी बात सही है। फिर क्या कानून समक्ष समानता का अधिकार, यानी सभी के लिए क्या कानून जो है एक बराबर है, किसी के लिए जाति धर्म के लिए क्या है कानून का जो है बंटवारा नहीं है। फिर क्या है आपका विचार अंतरात्मा व धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप जो है अपने से मतलब स्वतंत्र होकर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से राजनीतिक अधिकार के प्रकार हैं, यानी कौन कौन से राजनीतिक अधिकार के जो प्रकार हैं ये। तो पहला ऑप्शन क्या है, विचार प्रकट करने का अधिकार, ये भी बात सही है। फिर क्या शांतिपूर्ण समूह बनाने का अधिकार। ठीक है, ये भी आप मतलब शांतिपूर्ण अपना क्या है ग्रुप बना सकते हैं। फिर क्या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये भी बात सही। फिर क्या मताधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार, यानी आप क्या अपने मतों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी क्या चुनाव बीता है स्टूडेंट, तो सभी जनता ने क्या किया, अपने अपने मतों का जो है प्रयोग किया स्वतंत्र रूप से, कोई बंधन कोई दबाव में नहीं। और जिसको जो भी गवर्नमेंट चाहिए था वो उसने क्या किया, उस गवर्नमेंट को चूज किया। हालांकि क्या है बीजेपी गवर्नमेंट ही बनी, लेकिन क्या है इस समय विपक्ष भी क्या है स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये सब हम क्या है मत अधिकार से ही जो है प्राप्त करते हैं। हमें कैसा नेता चाहिए, ये क्या है हमारे जो है मत ही क्या है, हमारे वोट ही क्या है डिसाइड करते हैं। फिर क्या है आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार, और ये क्या उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से मानव अधिकार के आर्थिक अधिकार के प्रकार हैं, यानी आर्थिक अधिकार के कितने प्रकार होते हैं ये आपका है। तो क्या है व्यवसाय चुनने का अधिकार, यानी हम स्वतंत्र रूप से क्या है अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं। फिर क्या कार्य करने का अधिकार, हमें कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है इसका अधिकार भी प्राप्त है। फिर क्या है न्यायपूर्ण कार्य दशा का अधिकार, हम क्या है न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या आपका श्रमिक संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, तो ये भी क्या है सब आपका क्या आर्थिक में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मानव अधिकार के सामाजिक अधिकार के प्रकार हैं। ठीक है, मानव अधिकार के सामाजिक अधिकार के क्या क्या प्रकार है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये भी बात सही है। उचित जीवन जीने का अधिकार, यानी अपने जीवन स्तर को हम कैसे मतलब ऊंचा उठा सकते हैं उसका अधिकार। ठीक है, आपका फिर क्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी है। फिर क्या शिक्षा का अधिकार, ये भी है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए मेरी बातों को आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के किस अधिकार के तहत आता है, तो सामाजिक अधिकार के तहत आता है। देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ भी आपको बना दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 21A, दूसरा ऑप्शन 39A, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 20। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है आपका, तो 21A के अंतर्गत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WHO ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन की घोषणा कब की, यानी विश्व स्तर पर जो है चेचक उन्मूलन जो है खत्म हुआ, इसकी घोषणा जो है WHO के द्वारा कब किया गया। तो 8 मई 1990, 8 जनवरी 1980, 8 मार्च 1980,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 8 मई 1980 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष किया गया। स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारत को जो है पोलियो मुक्त जो है आपका 27 मार्च 2014 को जो है भारत में क्या है पोलियो मुक्त कर दिया गया। भारत को पोलियो मुक्त यानी कि भारत में 2014 के बाद से क्या है एक भी पेशेंट जो है पोलियो के नहीं दिखाई दिए। ठीक है, इसी को कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानवाधिकार के सांस्कृतिक अधिकार के प्रकार है, यानी मानव अधिकार के सांस्कृतिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है, वैज्ञानिक पद्धतियों का लाभ उठाने का अधिकार। तीसरा क्या है, वैज्ञानिक कलात्मक व साहित्यिक रचना को साहित्यिक रचनाकार को उसका लाभ उठाने का अधिकार। और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले की क्लास में दे दिए, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में जो ये क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट। ठीक है, लेक्चर 3 या 2 में है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10 दिसंबर, 5 जून, 16 सितंबर और 8 मार्च। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो विश्व मानवाधिकार जो है आपका कब है, 16 दिसंबर को हम मनाते हैं, 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, आपका जो है ओजोन दिवस, और 8 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये चारों क्या है आपके जो है इंपॉर्टेंट डे हैं। तो याद रखिएगा कि विश्व मानवाधिकार जो है कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो 10 दिसंबर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, श्री राजीव जैन। दूसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या दिया है, डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुट्ठे। दूसरा ऑप्शन है राजीव जैन। तीसरा ऑप्शन क्या है, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि कौन हो जाएगा स्टूडेंट, प्रथम जो है आपके न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानवाधिकार, देखिए मानवाधिकार के द्वितीय अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, श्री राजीव जैन। दूसरा ऑप्शन क्या है, ज्ञानेश्वर मनोहर मुक्त। तीसरा ऑप्शन क्या है, अरुण कुमार मिश्र। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। तो याद रखिएगा कि जो द्वितीय हैं वो कौन है, राजीव जैन। और प्रथम कौन थे स्टूडेंट, तो प्रथम अभी आपको हमने बताइए फर्स्ट थे। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र जो है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जो है ये फर्स्ट थे। ठीक, सॉरी सेकंड है। अरुण कुमार मिश्र जो है ये आपके कौन से हैं, एक मिनट, वर्तमान समय में है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या है आपका द्वितीय तो दिए, द्वितीय जो है आपके राजीव हो गए। ठीक है, अरुण कुमार जो है वो क्या है अभी आपके वर्तमान में जो है ये बने हैं। ठीक है, और फर्स्ट कौन है आपका, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा है, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे। और इसमें देखिए आपका तृतीय अध्यक्ष जो है आपके कौन है, तृतीय अध्यक्ष जो आपके कौन थे, तो डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुख्य थे। ये आप चारों जैसे याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट आपका 7 अक्टूबर 2002, 7 अप्रैल 2002, 5 जून 2000, 10 दिसंबर 2000। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई स्टूडेंट, तो आपका 7 अक्टूबर 2002 में हुई। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में मानवाधिकार की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कि आपका क्या, भारत में मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी स्टूडेंट, तो आपका 1993 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1993 ईस्वी में जो है मानव अधिकार को लाया गया था। अब देखिए यहाँ भारत में जो है 1993, और यूपी में कब आए स्टूडेंट, तो 7 अक्टूबर 2002। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि नई दिल्ली में। कहाँ पे है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट।
स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन क्या है 6 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 7 सदस्य, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका जो है 9 सदस्य और चौथा ऑप्शन है 8 सदस्य। स्टूडेंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 6 सदस्य हैं। ठीक है, 5 क्या है, 5 आपके जो है सदस्य होते हैं और 5 लोग क्या होते हैं, 5 जो है आपके सदस्य की संख्या होती है और एक जो है उसमें क्या होता है, एक जो है अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका अध्यक्ष होता है। तो टोटल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो गई आपके स्टूडेंट, तो 6 हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार कब शुरू हुआ। ठीक है, देखिए लागू कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। ये तो मालूम सॉरी स्थापित कब हुआ या लागू कब हुआ, तो 1993 में हुआ। लेकिन किस डेट को, किस तिथि को हुआ, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि उसी क्वेश्चन को देखिए इस तरह से भी आ सकता है कि भारत में मानवाधिकार कब शुरू हुआ। तो पहला ऑप्शन क्या है 12 जनवरी 1993, दूसरा ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1993, 12 दिसंबर 1993 और 12 फरवरी 1993। याद रखिएगा कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 क्या है भारत में मानवाधिकार को शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पोलियो जनित रोग क्या है, तो याद रखिएगा पोलियो जो होता है वो कैसा है आपका वायरस जनित रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकार के किसके अंतर्गत आता है। पहला क्या है नागरिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। याद रखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो क्या होगा स्टूडेंट आपका राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार मानव अधिकार के किस अधिकार के प्रकार है, तो अभी आपको बताया कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जो है आपका क्या है सामाजिक अधिकार है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। विधि के समक्ष समानता का, समता नहीं समानता का अधिकार जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। याद रखिएगा स्टूडेंट आपका अनुच्छेद जो है 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है आपका किस में है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 14 अनुच्छेद में है। ठीक है, अब देखिए अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जो है आपका भारत के संविधान से और कुछ क्वेश्चन जो है अभी आपका सार्वभौमिक घोषणा में कब किस मतलब जो है लागू किया इससे बना रहे हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है आपको सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में, तो इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है विधि के समक्ष समानता का अधिकार सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो याद रखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 14। याद रखिए 14 क्या है, 14 आपका जो है आपका भारत संविधान में, कहाँ पे है स्टूडेंट भारत के संविधान में जो है 14 अनुच्छेद में। लेकिन अगर यहीं पर क्या है आपका जो है संविधान में क्या 14 अनुच्छेद में है, लेकिन अगर यहीं पर क्या है आपका सार्वभौमिक घोषणा में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सार्वभौमिक घोषणा में क्या होता है आपका अनुच्छेद 7 में क्या है विधि के समक्ष समानता का अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भेदभाव का निषेध मानवाधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में। ठीक है, भेदभाव का निषेध मानवाधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 15 भाग 1, अनुच्छेद 16 भाग 1, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 भाग 1 में है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट अनुच्छेद 15 भाग 1 में है। देखिए स्टूडेंट मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्या है वीडियो को लाइक शेयर और मतलब जो है पहली बार जो आज बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट ये आपका और मेरा साथ सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर आप में से बहुत से बच्चे अगर बीएड किए होंगे तो वो टीजीटी और पीजीटी के लिए मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। वो सिर्फ मुझे सिर्फ एक कमेंट कर देंगे कि मैम टीजीटी और पीजीटी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर आप स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं उनके लिए जो है स्टार्ट कर दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्या है जो है लाइक शेयर करते चलिएगा। देखिए हम बोल नहीं पाते हैं और पढ़ाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अनाउंस करना भूल जाते हैं कि आप लोग क्या है सब जो है अभी तक अगर आप लोगों ने जो है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करते समय जो है आपका ये अंगूठे जैसा निशान बना होता है स्टूडेंट, इसको आप प्रेस कर देंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। और बच्चे क्या है, अभी आप लोग सुनते सुनते जो है आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सॉरी, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन क्या, अनुच्छेद 19 भाग 1 ख, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्या बताएंगे स्टूडेंट कि शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका क्या है, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 भाग 1 के ख में है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये है आपका, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आशा करती हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी स्टूडेंट। हाँ, और देखिए यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन था आप लोगों को हमने क्लियर कर दिया कि मानव अधिकार जो है अगर सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि 2 होता है, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने होते हैं तो 5 होते हैं। ठीक है, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर 2 है और दोनों में क्या है, उन चीज़ों को मिला दिया गया है। देखिए भारत में फिर संविधान जैसे मानव अधिकार आया तो उसको क्या कर दिया गया, उसको मैंने फिर अलग अलग कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं स्टूडेंट कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ये आप लोगों को हमने एक क्वेश्चन दिया, इसको जरूर आप लोग बताइएगा कि भारत के संविधान का, ठीक है क्या स्टूडेंट, आप भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आप बोल रहे हैं, मैग्ना कार्टा। देखिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा स्टूडेंट, थोड़ा क्या है बाहर से वॉइस आ रहा है। मैग्ना कार्टा जो है किसे कहते हैं, ये आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। जो मेरे पहले की वीडियो जैसे पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखा होगा तो वो जरूर इसके आंसर दे पाए। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाकर वहाँ पर से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की जो है फिर मॉडल पेपर होगा। देखिए ये भी आप लोगों का क्या है, 1 घंटे की क्लास होने वाली है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की भी क्लास आप लोगों की मैराथन क्लास हो गई।